हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री लगभग 60 से 70% कवर कर चुके हैं। अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने बेसिक टॉपिक्स को पूरा किया, मेटल नॉन मेटल पूरा किया, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस के बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कैटलिस्ट एंड एंजाइम। हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक और एंजाइम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए तीन जो टॉपिक थे, रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और उत्प्रेरक और एंजाइम, ये एक ही साथ जो है हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि यार कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। केमिकल चेंजेस, भौतिक और देखा जाए परिवर्तन हमने तो टीचर का भी काम उत्प्रेरक का ही होता है स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, जो टीचर होते हैं, अच्छे गाइड होते हैं, कोच होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट ही को करना है सब कुछ। ठीक है, स्टूडेंट ही नौकरी लगेगा, तो रिएक्शन किसकी हो रही है, स्टूडेंट की। जब सरकारी नौकरी के लिए स्टूडेंट तैयारी करता है तो क्रियाकारक के रूप में स्टूडेंट होता है, और प्रोडक्ट जब निकलता है, उत्पाद जब बनता है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच का जो रास्ता है वो क्या, उसकी तैयारी। भाई ऐसे समझिए, स्टूडेंट एक क्या है, क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है। उसको बदलना है उत्पाद में, उसको बदलना है सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति में। ठीक है, बेरोजगार को रोजगार वाले व्यक्ति में बदलना है। ठीक है, अब उसके बीच में वो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब जब उसकी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम, उसकी रिएक्शन को तेज या धीमा करने का जो काम है वो गाइड का है, कोच का है। वो क्या है बेटा, उत्प्रेरक, वो कैटलाइस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाहरी पदार्थ, वे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, वे बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जो रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, अभिक्रिया को फास्ट या स्लो करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ भी नहीं करेगा। उत्प्रेरक केवल और केवल उत्पाद प्राप्त होने का जो टाइम है, प्रोडक्ट के बनने की या प्रोडक्ट के बनने की, प्रोडक्ट के जो है प्रोडक्शन की, जो उत्पाद है उसके उत्पन्न होने की जो अवधि है, जो पीरियड है, ठीक है, वो उसको कम करेगा या ज्यादा करेगा। मतलब रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा या बढ़ा देगा। प्रोडक्ट को भी नहीं बदलेगा, उत्पाद जो बनना था वही बनेगा, लेकिन उत्प्रेरक का काम है क्रियाकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को तेज या धीमा करना। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। हाँ, एक बच्चा जो है कह रहा है कि सर कोर्स को पढ़ने के बाद, देखिए साइंस के बारे में मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, साइंस में आप पीछे नहीं हटेंगे, साइंस आपको पीछे नहीं छोड़ेगी, साइंस आपकी असफलता का कारण नहीं बनेगी। दैट्स माय प्रॉमिस, ये मैं वादा कर सकता हूं आपको। उस लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं, और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा अच्छा कंटेंट पाना चाहता है वो मुझसे अच्छा कंटेंट लेकर जाए। मैं मेहनत अपनी 100% बच्चों आपके लिए कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप मुझे लेकर, विज्ञान को लेकर आप निश्चिंत रहें, बस आप जैसे कहा जाए वैसे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब बात हमारी हो रही है किसको लेकर, उत्प्रेरक को लेकर। तो उत्प्रेरक के बारे में क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक के बारे में हम लोग लिखेंगे वे बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को, वे बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। वे बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बाहरी पदार्थ का मतलब हो गया एक्सटर्नल सब्सटेंसेस। वे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, वे बाहरी पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो अभिक्रिया की स्पीड को क्या कर सकते हैं, जो अभिक्रिया की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अभिक्रिया की स्पीड को बदल सकते हैं। अब ये जो स्पीड बदलेंगे वो याद रखिएगा, वो इंक्रीज करने के लिए भी हो सकती है और वो डिक्रीज करने के लिए भी हो सकती है। यानी ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं या ये अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। कई लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता ही है,
जो जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन नहीं, वो बढ़ा भी सकते हैं एज वेल एज घटा भी सकते हैं। अभिक्रिया को फास्ट भी कर सकते हैं तो रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से ही बात स्टार्ट करी है, एकदम बेसिक से बात स्टार्ट की है। उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारी हो रही है, क्लियर। तो चलिएगा, हम लोग देख रहे हैं यहां पर कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट वे एक्सटर्नल सब्सटेंसेज हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं। अगर आप बात करेंगे उत्प्रेरकों की खोज, जो डिस्कवरी है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उत्प्रेरकों की जो खोज हुई है वो 1835 में हुई है, और ये जिस व्यक्ति ने की उसका नाम है वर्जिलियस। वर्जिलियस ने उत्प्रेरक को क्या किया है, खोजा है इन 1835। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए ओके, बस फिर जब आप बाकी जगह पढ़ने के बाद भी यहां पर बेस्ट लेवल पा रहे हैं, देन क्यों टेंशन में हो, टेंशन नहीं करनी है ना, मस्त पढ़िए। ओके, तो यहां देखेंगे आप कि उत्प्रेरक को जो खोजा वो 1835 में वर्जिलियस ने खोजा। अब हम उत्प्रेरक की खासियत पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। उत्प्रेरक की पहली बात, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, डज नॉट पार्टिसिपेट, डजंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, रिमेन्स अनचेंज, यानी उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहता है, रिएक्शन के दौरान स्वयं अपरिवर्तित रहता है। स्वयं जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, खुद अपरिवर्तित रहता है, मतलब उत्प्रेरक में कोई अरे वही बात है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं आने वाला। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते थे। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लाते हैं, लेकिन खुद अनचेंज रहते हैं। तीसरा, रिएक्शन को, अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते, अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उत्पाद को बदल नहीं सकता, उत्पाद को बदल नहीं सकता, उत्पाद वही रहेगा। ठीक है, उत्पाद को बदल नहीं सकता। कैन नॉट चेंज इन प्रोडक्ट, उत्पाद में बदलाव नहीं ला सकता कौन, उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया के दौरान खुद अनचेंज रहता है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को बदल नहीं सकता। साथ ही साथ जो उत्प्रेरक होता है, यानी कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, वो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, सक्रियण ऊर्जा को चेंज करता है, कम नहीं, सक्रियण ऊर्जा को चेंज करता है। आप कहेंगे सर ये सक्रियण ऊर्जा क्या आ गई, यानी आपसे ये तो पूछेगा कि भाई उत्प्रेरक कैसे बदल रहा है अभिक्रिया के वेग को, रिएक्शन की स्पीड को, कैटलिस्ट कैसे चेंज करना है। ना तो रिएक्शन में भाग ले रहा, ठीक है, और ना उसमें खुद में कोई चेंज आ रहा, फिर वो कैसे अफेक्ट कर पाता है, वो कैसे अपना काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, एक एनर्जी की वैल्यू है सक्रियण ऊर्जा, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है सर, एक्टिवेशन एनर्जी होती है क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी की क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा तो एक एनर्जी होगी जिसकी जरूरत होगी क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए, वो एनर्जी, अरे वही बात है, आपको बेरोजगार से रोजगार प्राप्त करने के लिए एक मिनिमम स्कोर लाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, टॉपिक्स आपको बढ़िया पढ़ने पड़ते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो गाइड है, जो कैटलिस्ट है, उसका काम है
कि आपको शॉर्टकट्स देना, आपको ट्रिक्स देना, आपको अच्छे मेथड देना ताकि आपकी ताकत कम लगे, है ना। अगर आपको लंबे मेथड्स मिलेंगे, अगर आपको टिपिकल मेथड मिलेंगे, अगर आपको ऊटपटांग पढ़ाया जाएगा तो आपको ताकत ज्यादा लगेगी, ठीक है। अगर आपको सटीक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा तो आपकी ताकत कम लगेगी, ठीक है। तो ये जो बात है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर। और एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज लाता है कौन? कैटलिस्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी में जो उत्प्रेरक है वो क्या लाता है? बदलाव लाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमारी कैटलिस्ट को लेकर रही है कि रिएक्टेंट से, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए, ये उस ऊर्जा के मान को क्या कर देता है? बदल देता है, ठीक है। अगर इसको स्पीड बढ़ानी होगी तो इस एनर्जी का मान कम कर देगा, जिससे कम एनर्जी पे ही आप प्रोडक्ट में बदल जाओगे, ठीक है। और जब इसको स्पीड को स्लो करना हो तो ये क्या कर देगा? इस सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देगा, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो बात वही हो गई, आपके पास दो सिस्टम्स हो गए यहाँ पे, क्लियर। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अब चलिएगा एनसीईआरटी, देखिए इस टॉपिक में यूं तो कैटलिस्ट और एंजाइम जो है, उत्प्रेरक और एंजाइम से उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। लेकिन अपने को वो पढ़ने हैं जो कि आपको एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उनको पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, अब सुनो, एनसीईआरटी ने कहा है, ये एक रिएक्शन एनसीईआरटी ने एग्जांपल के रूप में दी है, 2KClO3, यहाँ पे MnO2 के रूप में थोड़ा गर्म करते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में उत्प्रेरक आता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में 3O2, 3 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं। ये क्या है? ये एनसीईआरटी का है पोटेशियम क्लोरेट। उत्प्रेरक को कहां लिखा जाता है? उत्प्रेरक को जो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एरो होता है, उस एरो के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत पेपर में पूछा जाता है। जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेटिव ऑयल होते हैं, वनस्पति तेल, वेजिटेटिव ऑयल, इनकी रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन गैस से कराते हो, ठीक है, तो बनता है वनस्पति घी, वेजिटेटिव घी। और वनस्पति घी बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन, इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। निकिल बहुत काम में आता है, इसलिए निकिल यहाँ पे काफी फेमस रहता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? एग्जाम्पल्स के रूप में याद करना है कि ये क्या करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने को पढ़ने, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने सामने एक साफ एक दो एग्जाम्पल्स रखे। पोटेशियम क्लोरेट का जब विघटन किया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वो टूटेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। लेकिन अगर आप उसमें क्या डाल देंगे? अगर आपने उत्प्रेरक के रूप में क्या डाल दिया? मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर आपने डाल दिया, तो वो तेजी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? बताइए, बढ़ जाएगी। ये कहना चाह रहा है टॉपिक हमसे, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब उत्प्रेरक के बारे में और बात करते हैं। उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। रिएक्शन स्पेसिफिक, रिएक्शन स्पेसिफिक का मतलब क्या भाई? ये बात आपने क्या कह दी सर? तो रिएक्शन स्पेसिफिक का मतलब होता है क्रिया विशिष्ट। क्रिया विशिष्ट का मतलब है अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक, अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक स्पेसिफाई होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है हर अभिक्रिया को हर पदार्थ स्पीड घटा देगा बढ़ा देगा। रिएक्शन स्पेसिफिक है। रिएक्शन स्पेसिफिक का मतलब है कि अभिक्रिया के साथ ये फिक्स है कि इस अभिक्रिया में यही पदार्थ बदलाव ला पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि अगर आपको पोटेशियम क्लोरेट को KCl और 3O2 में टूटते समय अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ही देना पड़ेगा। अगर आपको हाइड्रोजनीकरण में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम में से कोई डालना पड़ेगा। यानी कि अभिक्रिया जो होती है उसके अनुसार उत्प्रेरक जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक फिक्स होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक है ना, उसका जो मान है वो क्या नहीं होता है? वो बदलता नहीं है, वही रहता है, ठीक है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी केमिकल डाल दिए एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए
यहां तक बात हम आगे बढ़ाएं? डन। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है राहुल जांगिड़ जी, 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन पूछा है, मैं करवाने भी वाला हूं ऐसे क्वेश्चंस आपको। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है मैं बताता हूं। तुल्यांकी भार, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आपने कमेंट बॉक्स में पूछा है। तुल्यांकी भार 52.66 दिया हुआ है, ठीक है। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है मैं बता देता हूं। चलो एक क्वेश्चन पूछा, एक रिएक्शन दिए बच्चे ने, तो मैं बताना, क्योंकि ये बच्चा अक्सर जो है मेरा नॉलेज चेक करता है। KMnO4 है, KMnO4 प्लस रिएक्शन की गई है H2C2O4, H2C2O4 बदले में बना क्या है एज अ प्रोडक्ट, MnO2 प्लस CO2, MnO2 प्लस CO2। अब सुनिए, जब मैग्नीज की बात करते हैं KMnO4, अब अभी आप नहीं भले निकाल पाए, लेकिन पोटेशियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो पोटेशियम का +1 होता है, प्लस मैग्नीज का X, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, बराबर किसी भी यौगिक का पूरा ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। KMnO4 का टोटली 0 है, जिसमें पोटेशियम का +1 है, Mn का हमें निकालना है, ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन हो गए, X -7 बराबर हो गया 0, तो X आ गया +7। यानी यहां पर जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। जब MnO2 में ऑक्सीजन आया, MnO2 में मैग्नीज आया, तो मैग्नीज का X लिया, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 से मल्टीप्लाई किया बराबर 0, तो X बराबर हो गया 4। यानी यहां पर जो मैग्नीज है वो किस में आ गया, +4 में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो बदलाव आता है, ठीक है, वो पता चलता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब यहां जब बात हुई है तो यहां पर हमने देखा है कि जो आपका KMnO4 है वो +7 से कहां चला गया, +4 में चला गया, ठीक है। मैग्नीज जो है यहाँ पे +7 से किधर चला गया, +4 के अंदर चला गया, ठीक है। एक तो ये पता चल जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर। अब जब आप अणुभार निकालेंगे तो अणुभार निकाला जाता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता से। किससे निकाला जाता है, अणुभार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता, ठीक है। यानी कि अभी चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? इसको एक बार अच्छे से समझिएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, समझ पा रहे हैं अच्छे से? एक बार जल्दी से समझिएगा, तब तक मैं एक जो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना, उससे फिर आपका आंसर जो है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, देखो समझो, हो गया करेक्ट। तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा संयोजकता, ये फॉर्मूला है। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता में परिवर्तन। एक्चुअली फॉर्मूला है संयोजकता में परिवर्तन, ये, ठीक है, चेंज इन वैलेंसी। अब देखो संयोजकता में परिवर्तन, यहाँ +7 था, यहाँ +4 है, कितने का आया, 3 का। तो अणुभार आ जाएगा, अणुभार बराबर तुल्यांकी भार इंटू 3। तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार क्वेश्चन में दिया हुआ है 52.66, 52.66, इसको गुणा करोगे 3 से, तो 3 × 18 8 हासिल की, 3 × 18 1 19 9 हासिल की, 1 3 2 5 1 6 3 5 15 1 16, ऐसा, ये सही है क्या? नहीं नहीं, कोई गुणा, 3 × 18 हासिल की 1, 3 × 18 19 हासिल की 1, 3 2 5 1 6 और 3 5 15, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको उत्तर मिल रहा होगा, 3 × 18 19 9 हासिल की 1, 3 दूना 6 1 7, हाँ, तो 158 के करीब आपको उत्तर मिल रहा होगा यार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 3 × 18 8, 3 × 18 19 9, 3 दूना 6 1 7 और 3 5 15, हाँ, 158 के करीब आपको आंसर मिल रहा होगा। राहुल जांगिड, चेक कर लीजिए, ठीक है। बताना जरूरी था, एक क्वेश्चन है ये कि पोटेशियम परमैंगनेट की H2C2O4 से रिएक्शन करवाई, MnO2 बना, CO2 बना, तुल्यांकी भार दिया हुआ है क्वेश्चन में 52.66, तो मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो ये फॉर्मूला है तुल्यांकी भार बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन वैलेंसी। तो ये जो संयोजकता में परिवर्तन आप निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक से। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे +7 आया, यहाँ पे +4 आया, चेंज कितने का आया, 3 का, तो 3 का हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ठीक है, 158 पॉइंट कुछ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली थोड़ा और आगे जाते हैं ना, तो पॉइंट 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 में आंसर नहीं दे पाते। आंसर इज अबाउट टू 50.8, 158 के करीब आएगा। तो ऑप्शन में एक मिलेगा आपको, आप करेक्ट कर पाएंगे इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई? चलिए, ओके, चलें आगे। चलो,
अब बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलो तो ये मैं मिटा दूं, आंसर आपको 158 के अराउंड ही मिलेगा। हो सकता है ये 52.66 के आगे कोई नंबर हो तो उस वजह से वो आगे प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। चलो अब मैं बढ़ता हूं उत्प्रेरक पे ही वापस, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये 2KClO3 मैंने बता दिया। मैं लिख रहा था कुछ, कहां लिखा मैंने, ठीक है, यस, मैंने लिखा जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, क्रिया विशिष्ट होते हैं। सेकंड बात यह है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका मात्रक भी आ जाता है कई बार, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो एक तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, इसको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये अभिक्रिया के वेग की दर है, ठीक है, अभिक्रिया के वेग की जो यूनिट है वो है। दूसरी बात, वे रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती हैं, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या समझो, उत्क्रमणीय का मतलब होता है ए से अगर बी बनेगा तो बी से ए भी बनेगा वापस, ऐसी रिएक्शंस को रिवर्सिबल बोलते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो अभिक्रिया होती है, ए से बी बनेगा वो अग्र अभिक्रिया और बी से ए बनेगा वो प्रतीप अभिक्रिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अभिक्रियाएं दो टाइप की हो गई, एक तो अग्र अभिक्रिया जो A to B चलती है, दूसरी अभिक्रिया B to A चलती है, अग्र अभिक्रिया प्रतीक अभिक्रिया, ठीक है। तो जो उत्प्रेरक होता है, जो जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट जो होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप अभिक्रिया को इक्वली प्रभावित करता है, अग्र व प्रतीप अभिक्रिया को इक्वली समान रूप से प्रभावित करता है, अग्र व प्रतीक अभिक्रिया को समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, इक्वली चेंज करता है, समान रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हमने बात किसके बारे में की है, कैटलिस्ट के बारे में भी की है। क्लियर कि भाई रिएक्शन स्पेसिफिक होंगे, पहली बात, यानी अभिक्रिया के हिसाब से स्पेशल होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग से एक उत्प्रेरक फिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की है कि अभिक्रिया का वेग जो है उसकी दर क्या है, मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड या मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। वे रिएक्शंस जो दोनों दिशाओं में चलती है उन्हें बोला जाता है रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें दो रिएक्शंस हो गई, एक हो गई फॉरवर्ड, एक हो गई बैकवर्ड, एक होगी अग्र अभिक्रिया, दूसरी होगी पश्च अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रिया। तो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को कैटलिस्ट इक्वली क्या करता है, इफेक्ट करता है, समान रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात अपने को दिमाग में रखनी चाहिए, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है भी, ठीक है। आगे बात करें, चलिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि दूसरी बात, जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट अभिक्रिया पर, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है, अधिक पड़ता है, यानी कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं कैटलिस्ट, एक निश्चित ताप परास में ही सक्रिय होते हैं। कैटलिस्ट एक निश्चित ताप परास, एक निश्चित टेम्परेचर रेंज में ही सक्रिय होते हैं। कैटलिस्ट एक निश्चित ताप परास में ही सक्रिय होते हैं। कैटलिस्ट एक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं तो उसकी एक फिक्स टेम्परेचर रेंज है कि भाई इसी टेम्परेचर रेंज में वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें कि उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है, उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है उसे उत्प्रेरण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब कैटलाइसिस। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होता है वो जो पूरी क्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कैटलाइसिस बोला जाता है, उसको उत्प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। तो उत्प्रेरण आपका दोस्तों 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का उत्प्रेरण, ठीक है। समांगी उत्प्रेरण, समांगी
उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण को बोला जाता है होमोजीनस। दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण को बोला जाता है हेटेरोजीनस। तीसरा होता है समांगी उत्प्रेरण हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, स्वतः उत्प्रेरण ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस। और उसके बाद जैव उत्प्रेरण, जैव उत्प्रेरण को बोलते हैं बायो कैटालाइसिस। तो एंजाइम्स की क्रिया जो होती है वो जैव उत्प्रेरण में आती है। तो उत्प्रेरण कितने प्रकार के हो गए, या उत्प्रेरकों की भी बात करें तो मोस्टली कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। समांगी, विषमांगी, उसके बाद क्या, समांगी विषमांगी, उसके बाद स्वतः उत्प्रेरक, और स्वतः उत्प्रेरक के बाद आ गए कौन, जैव उत्प्रेरक। 4 प्रकार के आपके उत्प्रेरण हैं, और भी कुछ कैटेगरीज हैं वो भी देखेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं जस्ट मजाक करता हूं, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में आए हुए सारे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम, आप, मैं जिस दिन खत्म करूं ना उस दिन आप कहना कि गुरुजी आपने कुछ छोड़ दिया, मुझे मेरे हिसाब से चीजों को कर लेने दीजिए, फिर आप जो है अपने हिसाब से निश्चिंत रहें। पहले मुझे मेरे हिसाब से चीजें आप करने दें, ठीक है। उसके बाद कुछ भी बचेगा ना तब आप मुझसे कहिएगा, मैं नहीं छोड़ने दूंगा कहीं पे भी, मुझे पता है मुझे क्या क्या चीज कहां पढ़ानी है, ठीक है। तो आप मस्त पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, मस्त पढ़ें आप, ठीक है। चलिए अब हम इनके बारे में समझते हैं भाई। देखो क्लियर, समांगी, सबसे पहले समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनस, होमोजीनस। समांगी नाम से पता चल रहा है समान अंग वाला, ठीक है। तो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है भाई, समांगी होता है जब, एग्जाम्पल से पहचानोगे, पेपर में क्वेश्चन आए भी थे और वो करे भी हैं बच्चों ने, जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाता है, होमोजीनस। व्हेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactant and catalyst, physical states of reactant and catalyst are same, are equal. For example, एक CH3 COOCH3, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है वाटर से, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में HCl काम में लिया जाता है, बन जाता है CH3 COOH प्लस CH3OH, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो मैथिल एसीटेट, कभी कभी इसकी जगह एथिल एसीटेट भी काम में लिया जाता है। मैथिल एसीटेट रिएक्शन जल से करवा दी, बदले में क्या बना, बदले में बना एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, साथ में क्या बना, मेथेनॉल। अब गौर करना, ये जो होता है इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है ऐसे, ये L लिक्विड, H2O भी लिक्विड, HCl भी लिक्विड, है ना, एसिटिक एसिड बना लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तो यहां हमने केवल इतना देखना है, रिएक्शन में आपको देगा बाकायदा ब्रैकेट में, ये लिक्विड देखा, ये लिक्विड देखा, ये लिक्विड देखा, तीनों लिक्विड है, तो ये हो गया समांगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में बना 2SO3, ये रिएक्शन है ना। अब ये SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है, 2SO3 गैस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल जो स्टेट्स हैं वो सेम रहेंगी, तो ऐसा उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, होमोजीनस कैटालाइसिस या होमोजीनस कैटलिस्ट समांगी उत्प्रेरण। इजीली पहचानेंगे, क्वेश्चन आए भी हैं,
है ना, और आप पहचान भी लेंगे उन्हें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे ब्रैकेट में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, या फिर ब्रैकेट में नहीं दे तो आप सिंपल ही समझ सकते हैं, एथिल एसिडेट लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है, HCl लिक्विड होता है। ठीक है, पहचान लेंगे। अब ये तो हो गया समांगी। क्लियर। समांगी के बाद हमारी बात होती है किसको लेकर, विषमांगी को लेकर। विषमांगी का मतलब उल्टा हो जाएगा अभी। विषमांगी का मतलब क्या हो जाएगा, विषमांगी का मतलब हो जाएगा कि क्रियाकारक जो होता है रिएक्टेंट, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं असमान हो जाएंगी। भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, असमान। when the physical states of catalyst and reactant are different। कितना हो गया टाइम, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, डिफरेंट है तो हम देखेंगे जैसे एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, है ना। अमोनिया निर्माण की विधि है ये, इसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण काम आता है। अब बताओ, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन ये क्या बताओ, सॉलिड है, और ये फिर गैस है। ठीक है, तो गैस गैस सॉलिड चेंज हो गया। ठीक है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से, बनता है वनस्पति घी, वेजिटेटिव घी। पढ़ी थी ये रिएक्शन। साथ में हमने काम में क्या लिया है, साथ में हमने निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम काम में लिया है। ये तीनों सॉलिड होते हैं, ये आपका गैस हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट्स क्या हो गई भाई, अलग हो गई। फिजिकल स्टेट्स अलग हो गई, तो आप यहां पर जो है समझ पाए कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। बोलिए, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। तो यहां तक मेरी बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो तो आगे हम बढ़े। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये बात आप तक पहुंच रही है। चलिए, चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखिए कुछ बढ़िया चीजें पढ़ते हैं। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया देख लो एक बार। अभी तक डिस्कस किया कि वे भारी पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे उत्प्रेरक कहलाएंगे, खोज वर्जिलियस ने की। फिर हमने बात की अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को बदल नहीं सकते। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन क्या कर पाएंगे, लेकिन ये जो है वो स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए, अब फिर पढ़ते हैं आगे। आगे बात हुई हमारी कि ये एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, आगे पीछे दोनों अभिक्रियाओं को सेम रूप से क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये भी हमने बात की है। उसके बाद हम लोगों ने बात की क्या, उसके बाद हम लोगों ने बात की है ये कैटलिस्ट पर ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, ये बात हुई। ठीक, चलिएगा, ओके, डन। समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो, जिनमें आप अभिक्रिया जो होती है उसमें आप ये देखेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या आ रही है, सेम 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 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आपको ब्रैकेट में चीजें सेम दिखाई देती है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं कि सेम सेम है, तो आप उसे कवर कर लेंगे। क्लियर। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो आप फिर अलग तरीके से उसे पढ़ेंगे, आप उसे विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको केवल एक चीज देखनी है कि आप ब्रैकेट में क्या देख रहे हैं, लिक्विड लिक्विड देख रहे हैं या आप सॉलिड सॉलिड देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं आगे बात करता हूं।
अब आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे। चलिए, मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल सर्च करने की कोशिश में हूं, उसके बाद जो है बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस के नाम मिलेंगे और उन रिएक्शंस को आपको याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने को उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसे छोड़े नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखो, अब तीसरा जो हमारा टाइप था, थर्ड, जैव उत्प्रेरण। कुछ एक एग्जांपल्स एनसीईआरटी में बहुत अच्छे दिए गए हैं। इन्हें बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। टोटल 4 प्रकार के हैं, समांगी, विषमांगी, जैव उत्प्रेरण और स्वतः उत्प्रेरण। ठीक है, चलो धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। जैव उत्प्रेरण, एक्चुअली ये शब्द एंजाइम्स के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो वे उत्प्रेरक, अब जनरली केमिकल रिएक्शंस के लिए जो काम आते हैं उन्हें कैटलिस्ट बोल दिया। तो वे उत्प्रेरक जो सजीवों के द्वारा होने वाली, वे रिएक्शन जो सजीवों से संबंधित, वे उत्प्रेरक जो सजीवों से संबंधित जैविक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं। जैविक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जैविक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट that changes the rate of biotic reactions। जो बायोटिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जो उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम्स, एंजाइम्स की हम बात करें, क्या बोल रहे हैं इनको? एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एंजाइम्स आपको बताता हूं। जैसे जो आपके ग्लूकोज होता है, उससे क्या बनाया जाता है? एथेनॉल। उससे बनाई जाती है शराब। तो यहां पर जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है जाइमेज एंजाइम। क्या नाम है? जाइमेज। फैट, वसा को डिसॉल्व करना है, वसा को डिसॉल्व करना है फैटी एसिड, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो यहां पर जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम आता है? लाइपेज। तो एंजाइम्स के बारे में आप बहुत सारे नाम पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए को काटने वाला एंजाइम, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, जैसे आपके प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, फैट पचाने वाला एंजाइम, सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम, माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम है? ठीक है, स्टार्च, स्टार्च को लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। तो स्टार्च को टाइलिन एंजाइम किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। ठीक है, शुगर को शुगर में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने किसके हैं? जैव उत्प्रेरकों के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिएगा, तो क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई? एंजाइम्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ओके, वो अपने को क्या करनी है? पढ़नी है, और वो पढ़ेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, कोई बात यहां तक? अब एग्जाम्पल्स जब एंजाइम्स की बात करेंगे तो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। चलिएगा, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा कुछ इसके बारे में सिस्टम दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा जो अपना टाइप है वो है स्वतः उत्प्रेरण। डिटेल में सबके बारे में बात तो होगी ही। स्वतः उत्प्रेरण, ऑटो कैटालाइसिस या सेल्फ कैटालाइसिस, नाम से पता चल रहा है स्वतः उत्प्रेरण। ठीक है, स्वतः उत्प्रेरण क्या कह रहा है? स्वतः उत्प्रेरण कह रहा है जब अभिक्रिया में बना उत्पाद
जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए। When product start to work as catalyst, जैसे एक रिएक्शन है CH3 COO CH3, ठीक है, इसमें रिएक्शन में हमने H2O से रिएक्शन करवा दी, बदला क्या, CH3 COOH बन गया, प्लस बन गया CH3OH, ठीक है। तो ये जो उत्पाद है एसिटिक एसिड, या इसी को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ये किसकी तरह कार्य करने लग गया, यहाँ पर एथेनोइक एसिड ये किसकी तरह काम करने लग गया, स्वतः उत्प्रेरण की तरह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे भाई रिएक्शन हुई, थोड़ा सा जैसे ही एसिटिक एसिड बना, उसने क्या चालू कर दिया, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चालू किया। इसी तरह एथिलीन गैस का उत्पादन, एथिलीन गैस इन फ्रूट्स, जो फल होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से कौन पकाता है, एथिलीन गैस पकाती है, ठीक है। तो समझना, आपने देखा होगा जब हम आम पकाते हैं या कोई भी फल पकाते हैं तो पके हुए फल जो होते हैं उन्हें हम हटाते जाते हैं कच्चे फलों के पास से, क्यों, क्योंकि पके हुए फल छोड़ दिए तो सारे फल सड़ जाएंगे। रीजन क्या है कि फल पकता है एथिलीन गैस के कारण, एथिलीन उसके अंदर बनती है, बिल्ट होती है, अंदर इनबिल्ट है, बनती है, ठीक है, और पका हुआ फल एथिलीन गैस छोड़ता है, तो एथिलीन गैस बन रही है और एथिलीन गैस ही खुद के उत्पादन को बढ़ाती है, ठीक है। तो हर फ्रूट की अपनी एथिलीन गैस है, क्लियर। अब दूसरे जो फ्रूट होते हैं, अगर उनके जो पके हुए फ्रूट है वो ज्यादा एथिलीन छोड़ेंगे, अब कच्चे फल खुद की एथिलीन से पक रहे हैं वो अलग ही है, और आसपास के फ्रूट्स जो पक रहे हैं उनसे एथिलीन और आ रही है, इस वजह से फल के सड़ने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो कुछ चीजें क्योंकि याद ही करनी है तो पीडीएफ से ही आपको बता देता हूं। देखिए, क्रिया के आधार पर, एक्शन के आधार पर कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता भी है तो स्पीड को घटाता भी है, तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उसके बेस पर जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड को इंक्रीज करेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक वे होंगे जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे भाई, बढ़ा देंगे, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए वो देखिए, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, अगर आपने यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया, ये एग्जांपल मैंने कल भी दिया था, तो स्पीड को बढ़ा देगा। साथ ही साथ 2SO2 + O2 = NO, यानी कि SO2 O2 सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, या अगर आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस डाल दी तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ N2 + 3H2 = 2NH3, और इसमें आपने क्या डाल दिया, लोहे का चूर्ण डाल दिया, तो ये स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक है। ज्यादातर हम स्पीड को बढ़ाने के लिए ही उत्प्रेरक डालते हैं, लेकिन कभी कभी हमें स्पीड को घटाना भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां पे ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये क्या करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड को डिक्रीज करेंगे, स्पीड को घटाएंगे। आप कहेंगे कि सर आप चाहते क्यों है स्पीड को कम करना, दुनिया में कौन आदमी ऐसा होगा जो चाहेगा कि अभिक्रिया देरी से हो। अरे देखो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका यूज हम लोग, जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, जो तेल चित्र होते हैं, जो भित्ति चित्र होते हैं, उनको क्लीन करने में, दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं उन पर लेड ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेते हैं। घावों को साफ करने में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाती है, क्लियर। अब हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है काम की बनी रहे, वो H2O और ऑक्सीजन गैस में ना ब्रेक डाउन हो, क्योंकि हमें उसको लंबे समय तक काम में लेना है। तो हम उस रिएक्शन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें अगर आपने ग्लिसरॉल डाल दिया तो वो उस रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा, साफ करने जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लंबे समय तक हमारे उपयोग करने लायक, लंबे समय तक वो यूजेबल बनी रहेगी, लंबे समय तक हम उसे यूज कर पाएंगे। इसी तरह ये रिएक्शन देखिए, क्लोरोफॉर्म + ऑक्सीजन गैस। क्लोरोफॉर्म दोस्तों, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है किसको, बेहोशी की दवा, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते थे ऑपरेशंस में, सर्जिकल जो सिस्टम्स होते थे उनमें। लेकिन आजकल चोर भी काम में लेने लग गए इसको, रुमाल में लगा के किसी के भी घर में घुस जाते हैं, मुंह पे रखा, आदमी बेहोश, चोरी करके सब लूट लाट के ले जाते हैं, ठीक है। तो
बहुत मतलब इसके व्यापार पर और बाकी चीजों पर बहुत निगरानी रहती है, ठीक है। तो एक क्लोरोफॉर्म होता है बेहोशी की दवा। अब बेहोशी की दवा में काम में ले रहे हो, अगर इस क्लोरोफॉर्म को आपने प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया, क्लोरोफॉर्म को लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म जो होता है लाइट के कांटेक्ट में, अगर प्रकाश के कांटेक्ट में आया तो कौन सी गैस बना लेगा? फॉस्जीन बनाता है, ठीक है। फॉस्जीन जहरीली होती है। अब समझो मेरी बात, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में भरते हैं। क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज कैप्ट, ऑलवेज स्टोर्ड इन कलरफुल बोटल्स। रंगीन बोतलों में भरने का रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्ट अगर लाइट के एक्सपोजर में आया तो ये क्लोरोफॉर्म किस में टूट जाता है? फॉस्जीन गैस में, जो कि टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। अब आप रोगी को, जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको ऑपरेशन के समय उनको बेहोश करने के लिए आप क्लोरोफॉर्म काम में ले रहे हो। आपके पास क्लोरोफॉर्म था, आपको पता नहीं था, वो लाइट के एक्सपोजर में आ गया, और लाइट के एक्सपोजर में आने के कारण आपको पता नहीं था कि कब वो फॉस्जीन में बदल गया। और फॉस्जीन में अगर वो बदल गया और अगर आपने रोगी को उसको सुंघा दिया तो वो फॉस्जीन गैस टॉक्सिक है, उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभिक्रिया बहुत स्लो हो, रोक तो नहीं सकते लेकिन अभिक्रिया स्लो हो। इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए यहां पर एथेनॉल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एथेनॉल। तो समझिएगा, स्पीड बढ़ाने की जरूरत तो हमें हमेशा से पता है। हम चाहते हैं कि अभिक्रिया जल्दी से हो, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से फटाफट खाना बन जाए, फटाफट रिएक्शन हो जाए, फटाफट प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम कभी किसी रिएक्शन को स्लो भी करना चाहते होंगे। तो करना चाहेंगे हम बिल्कुल। कहां कहां? देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में थोड़ा देरी से टूटे, उसको स्लो करने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन गैस में बदलने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम वहां पे क्या डालते हैं? एथेनॉल डालते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में वहां पर क्या डाला जाता है? एथेनॉल डाला जाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, आई होप आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कर रहा हूं, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्लियर। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक के जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी की बुकलेट से मैंने आपके सामने रखे हैं। एनसीईआरटी की जो एक्चुअल बुकलेट है वहां पर आपको ये एज इट इज जो है पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं दो और प्रकार के पदार्थ आपके सामने रखता हूं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उसके बाद हमारी चर्चा जो है आगे आएगी। ये देखिए जरा, उत्प्रेरक वर्धक, कैटलिस्ट इंड्यूसर। आप कहेंगे सर नाम में कंफ्यूजन है। जनरली उत्प्रेरक वर्धक हमें सुनकर लगता है उत्प्रेरक जो बढ़ाए, स्पीड को बढ़ाए, लेकिन नहीं, जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाता है उसको तो हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द कैटलिस्ट इंड्यूसर? क्या है अंतर धनात्मक उत्प्रेरक में और उत्प्रेरक वर्धक में? तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे एक्सटर्नल पदार्थ हैं, वो अतिरिक्त पदार्थ है जो उत्प्रेरक को ताकत देता है। यानी सुनना, वे सभी पदार्थ जिन्हें रिएक्शन में ऐड करने पर, है ना, कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी, कैटलिस्ट की क्रियाशीलता इंक्रीज करने वाले, कैटलिस्ट की क्रियाविधि को बढ़ाने वाले, यानी कि ये उत्प्रेरक को ताकत देंगे। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रही बात? अब समझो, अगर आपने धनात्मक उत्प्रेरक के साथ वर्धक डाला, धनात्मक उत्प्रेरक, आपने उसके साथ क्या डाल दिया? वर्धक, इंड्यूसर। अब धनात्मक उत्प्रेरक वेग बढ़ाता है और आपने उसकी ताकत और बढ़ा दी इंड्यूसर डाल के। अरे आपने उत्प्रेरक को ताकत दे दी, तो बताओ वो क्या होगा? अभी भी स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन स्पीड को तेजी से बढ़ाएगा, तेजी से बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ वर्धक डाला है, ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ आपने क्या डाला है? वर्धक डाला है, तो ऐसी कंडीशन में अब ऋणात्मक उत्प्रेरक स्पीड को घटाता है और आपने इसकी ताकत बढ़ा दी, तो ये क्या करेगा? स्पीड को तेजी से घटाएगा। क्लियर? तो काम तो वही करेगा, लेकिन वर्धक के समय वो काम तेजी से करेगा और विष के समय वो काम धीरे धीरे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, आयरन जो होता है वहां पे उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो जो मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम, इसका जो चूर्ण है ये आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा कि अमोनिया निर्माण की जो विधि है, हैबर विधि बोलते हैं इसको, इसमें लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। इसके साथ में मोलिब्डेनम अगर आपने डाल दिया तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस में निकल उत्प्रेरक के रूप में, जबकि कॉपर उत्प्रेरक वर्धक यानी निकल की ताकत बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है, कॉपर वर्धक के रूप में डाला जाता है। इसी तरह विष क्या करेगा सर, विष क्या करेगा, जो आपका उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, ठीक है, मतलब उत्प्रेरक को कमजोर बना देगा। इससे क्या समझ में आएगा कि अगर आप धनात्मक उत्प्रेरक के साथ में विष डालेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक प्लस विष, अब धनात्मक उत्प्रेरक स्पीड को बढ़ाता है लेकिन आपने उसकी ताकत कमजोर कर दी, तो ये क्या करेगा, स्पीड को स्लोली बढ़ाएगा, धीरे से बढ़ाएगा। स्पीड को बढ़ाएगा बढ़ाने को तो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपने धनात्मक उत्प्रेरक के साथ, अगर आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ विष डाला, ऋणात्मक उत्प्रेरक प्लस आपने क्या डाला, ऋणात्मक उत्प्रेरक के साथ में अगर आपने क्या डाला, विष डाला, तो ये क्या करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक स्पीड को घटाता है, आपने विष डाल दिया, ठीक है, उसकी ताकत कमजोर हो गई, तो ये क्या करेगा, स्लोली घटाएगा, ये धीरे धीरे घटाएगा। तो मेरा कहने का जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस ये है कि धनात्मक उत्प्रेरक हो चाहे ऋणात्मक उत्प्रेरक हो, धनात्मक उत्प्रेरक स्पीड को बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक स्पीड को घटाएगा, लेकिन वर्धक की प्रेजेंस में वो अपना काम तेजी से करेंगे, विष की प्रेजेंस में वो अपना काम स्लोली करेंगे। तो वर्धक और विष वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक को ताकतवर या कमजोर बनाते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक के साथ कनेक्शन है। अब देखिए, जैसे जो N2 + 3H2 वाली रिएक्शन थी, इसी में आयरन के चूर्ण के साथ मोलिब्डेनम डाल रहे थे तो रिएक्शन तेज हो रही थी, क्यों, क्योंकि वो वर्धक का काम कर रहा था। लेकिन अगर आपने आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी तो ये विष का काम करेगा, विष का काम करेगा। तो जो आयरन है वो स्पीड को बढ़ाएगा, नो डाउट, क्योंकि वो धनात्मक उत्प्रेरक है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, है ना, क्लियर हुई बात यहां तक। तो उत्प्रेरक, वर्धक, विष, कैटलिस्ट इंड्यूसर और कैटलिस्ट इनहिबिटर। एग्जाम्पल बेटा वही बता रहा हूं आपको जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को रिवीजन रिवाइज का कंसेप्ट है, रिवीजन करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, पढ़ते रहो, बार बार लिखते रहो, लिख लिख के याद करते रहो, अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये हमने समझा है, ये हम सीख पाए हैं, ठीक है। चलें बात को आगे बढ़ाएं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। देखो अब हमारी बात जो होगी, कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, जैसे हैबर की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्पादन, नाम आएगा डायरेक्ट, हैबर प्रोसेस। हैबर की प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करना हो तो लोहे का चूर्ण जो है वहां पे किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की कॉन्टैक्ट विधि, H2SO4 निर्माण का कॉन्टैक्ट मेथड, ये जो कॉन्टैक्ट मेथड है इसमें प्लेटिनम पाउडर जो है वो किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, प्लेटिनम पाउडर एज कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है, क्लियर। थर्ड जो बात हम करेंगे वो है सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की लेड चेंबर प्रोसेस, डायरेक्ट नाम आता है लेड चेंबर। इसमें कौन उत्प्रेरक का काम करेगा, नाइट्रोजन साथ में यहाँ पे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड ये काम करता है, ठीक है। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि में प्लेटिनम पाउडर, ठीक है। इसके बाद जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की जो लेड चेंबर प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन पाउडर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना था, वही हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनीकरण में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, मोस्टली निकल काम आता है, ये भी पढ़ा चुका हूं। ईथर से शराब बनानी हो तो एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना जो है काम में आता है। क्लोरीन गैस निर्माण के लिए डीकेन विधि काम में ली जाती है, और डीकेन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, ठीक है, डीकेन प्रोसेस, नाम आएगा डायरेक्ट, डीकेन प्रोसेस किसके लिए काम में आती है, सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरीन गैस के उत्पादन के लिए। पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेट के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं तो पेप्टाइड में बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम काम आता है, एंजाइम और भी लिखाऊंगा अभी आपको, है ना। हमारी आंतों में प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने के लिए इरेप्सिन एंजाइम काम में आता है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, ठीक है। आंतों में प्रोटीन का डाइजेशन इरेप्सिन करता है, आगे ट्रिप्सिन भी पढ़ेंगे, मैं अलग से आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। मानव की लार में स्टार्च को, जो हमारी लार है, मुंह में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन, तो लार के अंदर जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है कौन सा एंजाइम, टाइलिन, लार में पाया जाता है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, जो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल या शराब, जो शराब बनाने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन, उसमें कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो जाइमेज काम में आता है। स्टार्च से माल्टोज के परिवर्तन की बात करें,
मुंह के अंदर अगर हो रहा है तो टाइलिन, बाकी नॉर्मली डायस्टेज काम में आता है। चुकंदर से सिरका बनाना हो, बीट रूट से विनेगर बनाना हो, तो यहाँ पे जो है एक बैक्टीरिया जो है एंजाइम के रूप में काम में आता है, माइक्रोडर्मी एसिटाई, है ना, उससे एक एंजाइम प्राप्त होता है। गन्ने से जो सुगर केन है उससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्राप्त करनी हो तो वहां पे इन्वर्टेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम काम में आएगा। इसके अलावा लैक्टोज का पाचन करना हो, लैक्टोज का डाइजेशन, लैक्टोज यानी मिल्क शुगर है, लैक्टोज का डाइजेशन करना हो तो वहां पे लैक्टेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा फैट का डाइजेशन करना हो तो वहां पे कौन सा एंजाइम काम में आता है, लाइपेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करना हो, प्रोटीन देखिएगा, अब प्रोटीन के डाइजेशन में देखिएगा, प्रोटीन से सबसे पहले बनते हैं पेप्टोन्स, उसके बाद बनते हैं डाई ट्राइपेप्टाइड, और उसके बाद बनते हैं लास्ट में अमीनो एसिड। इसके लिए अलग अलग एंजाइम काम में आते हैं। प्रोटीन से पेप्टोन बनाना हो तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आता है वो आता है, वो स्टमक में होता है, और स्टमक में जो एंजाइम काम में आता है उसे बोलते हैं पेप्सिन। तो आमाशय का पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्टोन्स को डाई और ट्राइपेप्टाइड में बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, पेंक्रियास से निकलता है। ठीक है, अग्नाशय से, क्लियर। उसके बाद डाई ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलने का काम इरेप्सिन करता है। इरेप्सिन कहां से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है। हिंदी में लिख देता हूं आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे सिंपली कि फैट को किस किस में कन्वर्ट करना है, फैटी एसिड, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या काम में लेंगे, लाइपेज एंजाइम काम में लेंगे। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है आमाशय का, स्टमक का पेप्सिन एंजाइम। पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम पेंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, लेकिन काम छोटी आंत में ही करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेप्टोन्स को डाई और ट्राइपेप्टाइड में बदलता है कौन, ट्रिप्सिन, और डाई ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलने का काम कौन करता है, वो आपका इरेप्सिन करता है। लैक्टोज का पाचन कौन करता है, लैक्टेज करता है। सुक्रोज का पाचन, सुक्रोज का डाइजेशन, सुक्रोज का डाइजेशन कौन करता है, सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज। और सुक्रेज सुक्रोज को किस में तोड़ देगा, सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ देगा, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ देगा किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। ठीक है, किस किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज जो होगा, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम किस किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम किसको तोड़कर क्या बना रहा है वो आपके सामने रख दिया है। लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज एंजाइम करेगा, किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। वसा का पाचन लाइपेज करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। प्रोटीन का पाचन अलग अलग लेयर्स में हो रहा है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है वो मैं आपको बता दिया हूं। और अलग अलग रिएक्शंस में कौन कौन एज अ एंजाइम, एज अ कैटलिस्ट काम में लिया जा रहा है वो आपके सामने है। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक। चलें उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, डायरेक्ट नाम याद रखने हैं आपको और उसके बाद आगे की जानकारी आप तक पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक पॉजिटिव स्पीड को बढ़ाते हैं, नेगेटिव स्पीड को घटाते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने बात की क्या, देन आफ्टर हम लोगों ने बात की है किसको लेकर, ये आपके उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट इनहिबिटर की बात हमने की है। कौन उत्प्रेरक को मजबूत करेगा, कौन कमजोर करेगा, उनकी क्या क्या रिएक्शंस हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, देखिए ये एंजाइम्स के बारे में है बातें, एंजाइम्स के बारे में देख लीजिए। देखो एंजाइम्स के बारे में, ये यूरिया है, यूरिया वाटर से रिएक्शन करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है यूरिएज की प्रेजेंस में। माल्टोज जो होता है माल्टेज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है प्रोटियोज और पेप्टीन्स में, पेप्टोन्स में। अभी बात हुई थी दूध की जो कैसीन प्रोटीन है, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है, राहुल जांगिड। ठीक है, देखिए आप जो बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया,
ये बात हम करेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। वैसे आपके सीईटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ये हमारे लेवल की बात है नहीं। फिर भी हम जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शंस का जो टाइप है मैं उसको समझाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शंस बनती है। तो वहां पर हम लोग नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सारी जो बातें हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, है ना, पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर। दूध की कैसीन प्रोटीन को, जो कि 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें एक्स्ट्रा रेनिन एंजाइम पाया जाता है, बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, तो दूध की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट एक तरीके से दही में बदलने का काम करता है। और रेनिन एंजाइम है रेनिन, और ये रेनिन एंजाइम जो है इसका दूसरा नाम काइमोसिन भी है, काइमोसिन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वसा, लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज को लैक्टेज, कौन सा एंजाइम है ये, लैक्टेज, किस में तोड़ देगा, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम तोड़ देगा। लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ देगा ग्लूकोज गैलेक्टेज में। डाई और ट्राई पेप्टाइड को रेप्सिन तोड़ देगा अमीनो एसिड में। ये बात हमने पढ़ ली है, ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलें अब हम आगे बात करते हैं। ये कुछ एंजाइम्स की बात हमारी हुई। ठीक है, अब मैं आपको 1 सेकेंड, चलिए मैं बात करता हूं एंजाइम। एंजाइम की बात करते हैं तो खोज जो है वो पायन नाम के साइंटिस्ट ने की है 1833, और नाम जो दिया है वो कोहने नाम के साइंटिस्ट ने दिया है 1877। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। 1 मिनट में 10 लाख अणुओं का अपघटन कर सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं एक इतने फास्ट प्रोसेस होती है कि 1 मिनट में अबाउट 10 लाख मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जिस पर ये सबसे ज्यादा काम करते हैं वो है 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच जिस पर ये सबसे ज्यादा काम करते हैं 3 से 7। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव किस टेम्परेचर पर होते हैं, तो हम बात करेंगे 25 से 37 डिग्री पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पीएच वैल्यू 3 से 7 पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एंजाइम्स के बारे में डिस्कवरी किसने की, पायन ने की, और खोज जो नाम है वो एंजाइम किसने दिया, वो आपके कोहने ने दिया। ठीक है, इसके बाद बात करें पैनल पीडीएफ तो डली रही है मेरे हिसाब से, रेगुलर नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ऑलवेज किसके बने होते हैं, एंजाइम्स ऑलवेज प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स हमेशा किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होंगे एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ फेमस एंजाइम्स की बात करें, जैसे डीएनए का चाकू। डीएनए का चाकू किसको बोला जाता है, तो आप बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एंजाइम है जिसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये टैक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो पीसीआर में काम आता है, पीसीआर में यूज। पीसीआर किसकी जांच है, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस किस की जांच में काम आ रही है, एड्स और कोरोना की जांच। एड्स और कोरोना की जांच में काम आ रहा है पीसीआर, उसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम काम में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करें डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, ये डीएनए खंडों को जोड़ता है, डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं, जबकि जो आपका लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अच्छा
टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एक जीवाणु से प्राप्त होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त, यानी टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो डीएनए का चाकू, नाइफ ऑफ द डीएनए, या इसको बोला जाता है आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर, अणुओं को काटने का काम कर रहा है, तो इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। ठीक है, डीएनए को काटने का काम करेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? तो ये हमने डिस्कस किया है, यानी टेक डीएनए के बारे में। एंजाइम हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। कोच पाइन नाम के साइंटिस्ट ने की है। नाम जो है तो डीएनए का चाकू, नाइफ ऑफ द डीएनए, 1897 मत पढ़ लेना, ये 1877 है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। एंजाइम्स जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, 1 मिनट में लगभग 10 लाख अणुओं को डिग्रेड कर सकते हैं। टेम्परेचर जिस पर ये सबसे ज्यादा काम करते हैं 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच वैल्यू की बात करें तो 3 से 7 इनकी क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है। डीएनए का चाकू की बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डीएनए का चाकू कहते हैं। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर में काम आ रहा है। साथ में साथ डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? अब लास्ट एंड फाइनल मैं आपको एक सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं, और वो जो सिस्टम है कीलॉक सिस्टम, ताला चाबी सिद्धांत। कीलॉक सिस्टम एंजाइम की अभिक्रिया का ही इसको बोला जाता है ताला चाबी सिद्धांत। और ताला चाबी सिद्धांत दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है एमिल फिशर। एमिल फिशर 1898। कीलॉक सिस्टम, ताला चाबी सिद्धांत, एमिल फिशर 1898। सुनिएगा भाई, यहां पर इस ताला चाबी सिद्धांत ने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैटलिस्ट अपना काम करता है, कैसे एंजाइम अपना काम करता है। ये अरे जैसे दुनिया में हर ताले को हर चाबी नहीं खोल सकती है ना, हर ताले के लिए एक स्पेशल चाबी होती है, उसी तरीके से हर अभिक्रिया के लिए एंजाइम फिक्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा चाबी के अंदर जो होते हैं, चाबी जो होती है, ये मान लीजिए चाबी है, तो चाबी के अंदर ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव बने होते हैं ना। ठीक है, जो ताला होता है उसके अंदर भी कैविटीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये ताला है मान लीजिए, तो अगर ये चाबी की कैविटीज ताले की कैविटीज से क्या हो गई, मैच हो गई, ठीक है, तो ताला क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बोलो ऐसा ही होता है नहीं होता? ताले के अंदर आपने देखा होगा, ताले के अंदर इस तरह के कोटर पाए जाते हैं, कैविटीज पाई जाती है, और चाबी के अंदर क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, रिजिज पाए जाते हैं। चाबी के उभारों की आकृति ताले की कैविटी से अगर मिल गई तो ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसी तरह प्रत्येक एंजाइम में क्या होती है, प्रत्येक एंजाइम में कैविटी या कोटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो क्रियाकारक जो होता है, रिएक्टेंट जिससे एंजाइम जुड़ता है, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, उसको क्रियाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियाधार। ठीक है, वही क्रियाधार, वही सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा जिसकी स्ट्रक्चर एंजाइम की कैविटी से मैच करेगी। वही क्रियाधार, वही पदार्थ जो होगा, जो क्रियाकारक होता है, उसकी जगह पर इस सिस्टम में, इस सिद्धांत में नाम काम में लिया गया है सबस्ट्रेट, क्रियाधार। तो क्रियाधार जो होता है उसी एंजाइम से जुड़ेगा। ठीक है, या वही क्रियाधार एंजाइम से जुड़ेगा जिसकी स्ट्रक्चर एंजाइम की कैविटी से मैच कर रही होगी। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम ले लिया हमने, क्लियर, ये एक एंजाइम ले लिया हमने। बनाते हैं प्रॉपरली इसको।
टॉपिक जस्ट फिनिश होने की ओर है। चलिए, ठीक है। अब ये एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम में ये कैविटीज आपको दे दी गई, ठीक है। इस एंजाइम की कैविटीज आपको बता दी गई है कि इस तरह की इस एंजाइम में कैविटीज है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया एंजाइम। अब आपके पास ऐसा क्रियाकारक है जिसमें क्रियाकारक में एक तो ये हो गया और दूसरा क्रियाकारक है उसकी स्ट्रक्चर है ऐसी, ठीक है। ये क्या बताओ? ये है आपका सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट, इसको बोलेंगे हम लोग क्रियाकारक। क्लियर? अब ये एंजाइम की जो शेप है, एंजाइम की जो कैविटीज है, उनकी शेप सबस्ट्रेट की शेप से मिल रही है। अगर इससे मिल रही है तो अगला स्टेप जो होगा उसमें ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा कि ये रहा आपका, ये था आपका एंजाइम, इसके साथ ये जो क्रियाकारक है वो जुड़ जाएगा ऐसे, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ने के बाद इनके बीच में आपस में लिंक स्थापित हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए। अब एंजाइम ने क्या किया? सबसे पहले एंजाइम ने क्रियाकारक को अपने ऊपर स्पेस प्रोवाइड किया, अपने ऊपर स्थान दिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं। ओके, ये क्या है बताओ? ये क्या है? एंजाइम, ठीक है। ये क्या है बताओ? ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका क्या? सबस्ट्रेट, क्रियाधार। एंजाइम और सबस्ट्रेट ने आपस में रिएक्शन कर ली, एंजाइम ने क्रियाकारक को अपने ऊपर स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद क्या होगा? ये जो एंजाइम है, अब एंजाइम में तो मैंने बोला था एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम वैसा का वैसा अलग हो जाएगा। एंजाइम अलग हो गया, ठीक है। ये रहा एंजाइम, ये वैसा का वैसा अलग हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा? प्लस ये जो क्रियाकारक है वो बदल जाएगा प्रोडक्ट में, तो ये बन गया प्रोडक्ट। ये लो साहब, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या करेगा सबसे पहले बताइए? एंजाइम ने पहला जो एक्शन किया वो क्या किया? एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अपने ऊपर क्या दी? लोकेशन दी, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक, है ना? तो जैसे ये जो काम हुआ इसको बोलेंगे स्टेप फर्स्ट, और इस स्टेप को बोला जाएगा एडजॉर्प्शन, इस स्टेप को बोला जाएगा अधिशोषण। एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना, ये क्या कहलाएगा? अधिशोषण, ठीक है। दूसरा जो होगा स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में होगा कीमोसॉर्प्शन। इसको बोलेंगे रसावशोषण। रसावशोषण में क्या होगा? जो केमिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। जैसे ही उत्पाद बना तो स्टेप थ्री जो होगा वो होगा डिसोसिएशन या डिसॉर्प्शन, इसको बोलेंगे विशोषण। इसमें एंजाइम और उत्पाद एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ताला चाबी सिद्धांत 3 स्टेप्स में चलता है। पहला, एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन करेगा, एंजाइम अपनी सतह पर
जो क्रियाधार है उसको जगह देगा, इसको बोलेंगे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। एंजाइम की सतह पर, एंजाइम की सरफेस पर दोनों क्रियाकारक एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, उसको बोलेंगे केमिसॉर्प्शन, कीमोसॉर्प्शन, रसावशोषण। और तीसरे स्टेप में एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, उसको बोलेंगे विशोषण। ठीक है, अब एंजाइम की सतह पर, एंजाइम की जो कैविटीज होती हैं, एंजाइम की कैविटी में सक्रिय समूह मिलते हैं, एक्टिव ग्रुप्स मिलते हैं, सक्रिय समूह मिलते हैं, सक्रिय समूह होते हैं। सक्रिय समूह कौन से होते हैं? सक्रिय समूह की बात करें जैसे NH2 वाला समूह होता है, COOH वाला समूह होता है, एल्कोहल वाला समूह होता है। इस तरह के एक्टिव ग्रुप्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर? एंजाइम की सतह पर, जो कि क्रियाधार को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी जो है इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर कि हमने कैसे लॉक की सिस्टम को, ताला चाबी सिद्धांत को समझा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब आगे अगर हम बात करें तो जो जो काम की हमारे पीडीएफ्स नहीं है उनको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, ये पीसीआर के बारे में मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, और भी देख लीजिएगा। यहां पर हम बात करें एंजाइम की खोज पायन ने की 1833 में, नाम कोहने ने दिया 1877 में। एंजाइम 25 से 37 पर सबसे ज्यादा काम करते हैं, 40 डिग्री से ज्यादा पर वो काम नहीं करेंगे। कुछ एंजाइम काम करते हैं जैसे थर्मस एक्वेटिकस, है ना, ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है जो 90 डिग्री पर काम करता है। इसका यूज डीएनए की करोड़ों कॉपीज बनाने वाली रिएक्शन पीसीआर में कर रहे हैं। ठीक है, पीसीआर की बात की, इसका यूज एड्स और कोरोना की जांच में करते हैं। कोरोना वायरस और एचआईवी जैसे वायरस रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु कहलाते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। यानी कोरोना वायरस और एचआईवी का जो वायरस है उसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, अरे देखो जनरली सब जीवों में होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन अनुवादन कहते हैं। अब जिन वायरसों में होता ही नहीं डीएनए, उनमें आरएनए होता है, आरएनए से पहले डीएनए बनता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से वापस डीएनए बनना क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन। और वहां जो एंजाइम काम में आता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम में आता है। तो ये भी याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने की है, कई बार पेपर में आया है। डीएनए खंडों को काटने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसकी खोज बेरनर, अर्बेर, नाथन्स और स्मिथ ने की थी। लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, आपको एक पीडीएफ, पैनल पीडीएफ में साथ में मिलेंगे। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मेरी ओर से दिया जाए। ठीक है, तो ये पैनल पीडीएफ है, वो आपको सेव हो जाएगी और मिल जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है, एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। एक एंजाइम, एक कैटलिस्ट का नाम और लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, एक एक्स्ट्रा में लास्ट में एक नाम याद रखना है जो पिछली बार पेपर में आया था, विलियमसन। एक क्वेश्चन आया था, विलियमसन सतत ईथरीकरण अभिक्रिया, ईथरीकरण, इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस ईथरिफिकेशन, लगातार स्पॉन्टेनियस ईथरिफिकेशन। विलियमसन नाम के साइंटिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो विलियमसन स्पॉन्टेनियस ईथरिफिकेशन, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम जो है वो सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 करता है। ये पेपर में पूछा गया था, सांद्र H2SO4, सांद्र का मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेट H2SO4 एज ए उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। ये आपको कैटलिस्ट में जो उत्प्रेरक मैंने लिखवाए थे उनकी लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है कंप्लीट होता है और आगे हम लोग जो है नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। क्या क्या आज पढ़ाया वो वापस से पढ़ा देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट की बात की। ठीक है, उसके बाद मैं इनको एक सीरीज में जमा भी देता हूं। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट के बाद हम लोगों ने उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष को पढ़ना है। ठीक है, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट इनहिबिटर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एंजाइम के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत सारे एंजाइम्स के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद उत्प्रेरकों के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एंजाइम के बारे में और कुछ बातें आपको बता दी हैं। साथ में साथ कीलॉग सिस्टम जो है आपका, वो भी मैं वापस से एक बार समझा देता हूं, डोंट वरी।
चलिए अब देखो, वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट, धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक, उसके बाद उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष, उसके बाद आपके एंजाइम के बारे में जानकारी, एंजाइम के साथ एक उत्प्रेरक का नाम भी मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया है, एंजाइम के बारे में और जानकारी, उसके बाद एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत के बाद जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत वापस समझा देता हूं, उत्प्रेरकों को तो याद रखना है। देखो, ताला चाबी सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक, जिस प्रकार से हर ताले में हर चाबी नहीं लगती, उसी प्रकार से हर एंजाइम हर अभिक्रिया कारक से क्रिया नहीं करता। तो प्रत्येक एंजाइम की स्ट्रक्चर में कैविटीज पाई जाती है ना। जिस क्रिया कारक की स्ट्रक्चर एंजाइम की कैविटी से मिलेगी, एंजाइम उसी क्रिया कारक को अपने साथ जोड़ के उसका कल्याण करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब एंजाइम कैसे पहचानेगा कौन मेरे लायक है? तो एंजाइम की जो कैविटीज होती है उसमें अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, साथ में साथ थायो ग्रुप, एसएच, इनके नाम लिख लेना। एसएच का मतलब होता है थायो ग्रुप, OH का मतलब एल्कोहल ग्रुप, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 का मतलब अमीन ग्रुप। ये होते हैं, ये ग्रुप क्या करते हैं? क्रिया कारक के जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे लिंक करते हैं, उनसे लिंक करते हैं तो उनको अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। तो क्रिया जो एंजाइम है वो सबसे पहले क्रियाधार को अपनी सतह पर लेगा, ये क्या हो गया? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्रिया कारक है वो क्या करेगा? एंजाइम की सतह पर क्रिया कारक आपस में रिएक्शन करेगा, उसको बोलेंगे रसावशोषण, कीमोसॉर्प्शन। और उसके बाद जैसे रिएक्शन हो जाएगी तो एंजाइम अपना सेफ अलग हो जाएगा और उत्पाद जो है वो अलग हो जाएगा, इसको बोलेंगे विशोषण, डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो एंजाइम की अभिक्रिया के पदों का क्रम पूछा जा सकता है। अधिशोषण पहला, रसावशोषण दूसरा और विशोषण तीसरा। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो टेम्परेचर होता है, इसको माइनस टेम्परेचर आप कह सकते हो। तो जो माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स कहलाते हैं। ठीक है, बिलो जीरो के टेम्परेचर्स क्रायोजेनिक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? जिनका यूज जो है GSLV के जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके सिस्टम्स में किया जा रहा है। GSLV जो आपके उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसमें क्रायोजेनिक इंजन काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बात आपसे नेक्स्ट हमारी क्लास में करेंगे, टॉपिक फिनिश है। ठीक है, मस्त पढ़िए, बिंदास पढ़िए, आगे बात अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।